राम राम भाई सारे में। आज अपने साथ दिलबाग सिंह जी मौजूद हैं और आज की राजनीति के साथ साथ समाज सेवा की भी हम बात करेंगे दिलबाग सिंह जी से। राम राम जी। जी राम राम जी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे समाज सेवा के बारे में। तो समाज सेवा की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई थी? समाज सेवा की शुरुआत तो समझो आप स्टडी लाइन थी, जब से ही शुरुआत हुई थी। हम प्लस वन में थे, वहीं से भाग लेना शुरू कर दिया था। वो युवा क्लब की तरफ से शुरू किया या गांव के सामाजिक कार्य जो भी थे उनमें हमने शुरू कर दिया। और ये मान के चलो खेती बाड़ी की भी अपन बात करा या फिर बात करा हम खेतों में काम करने की, तो वो स्टार्टिंग से किस प्रकार की रही है? सबसे पहले तो वो जैसे समाज सेवा की बात आई थी अभी, उसकी एक और बताता हूँ। मैं प्लस वन में था और पढ़ता था। हमारे खेती करते थे मेरे चाचा, मेरे पिताजी थे जो वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे। और मेरे पास जब मैं पढ़ता था और फ्री टाइम मतलब शाम के टाइम हम जोर करते थे, रेसलिंग की तैयारी थी। गांव में बगीची थी, उसमें अखाड़ा था। उस बगीची में मेरे पास अपने गांव के 3 भाई थे वाल्मीकि। वो मेरे पास आए और अखाड़े में मैं जैसे जोर करने लग रहा, वो बोले चाचा थोड़ा टाइम दो। उनमें से एक अपने कुछ समय पहले जैसे खेत का काम में नौकर कह लो, सीरी कह लो, वो था। वो बोले शादी करनी है बेटी की और आप ब्याह कर लो। मेरी एज सारी 15 साल थी उस टाइम। मैंने उनको कहा कि भाई शादी, मैं तो शादी वादी के बारे में कोई पता नहीं, मैं किसकी शादी, मैं तो फीस भी करवाना में लेके जाऊं हूँ, चाहे जो भी अपने खुद के जेब खर्चे हैं वो भी करवा ले हैं। मेरा तो पता ही नहीं मैंने हिसाब किताब हुआ। उन्होंने क्या किया, बस बैठ के ना कोई हाथ नुलावा, कोई रिक्वेस्ट करे, चाचा हम किसके जावा जरूरी है, वहां करवाया भीड़ बोला करवा देगे जवाब, माँ पे करवाए जवाब देगे। मेरा तो बस का तो नहीं काम, ये काम क्या था, मैं तो पढ़ू था। रही बात फिर उन्होंने, मैं कैश उड़ के ना रिक्वेस्ट 10 बार 5 बार करके मैं मान गया। माँ बताओ खर्चा बताओ कितना हुआ। वो खर्चा बोले 5,000 रुपये दे दे, हमने 5,000 में हम ब्याह कर देंगे। मैंने जैसे घरवाला भी ठार थी, जिस पे घरवाले ले दे कर दे। कुछ तो दुकान का सामान पता था मैंने, भाई पे कपड़ा आ रहा है, ज्वेलरी है और लेन देन की इस पे पैसा दे ले है। मैं बोले मैं 5,000 रुपये तब मैं दुआ दूंगा। मैंने एक साथी थे अपने गांव में से 5,000 रुपये दुआ दिए। उसने घरवाले में साथ था, माँ बाप की साथ है, उसने मेरे को 5,000 रुपये दे दिए। उन्होंने मेरे को बोला बस शादी के बाद हम तेरे पैसे लौटा जाएंगे, न्यूंदा होगा और होगा, हिमाचल को लौटा दिए। वो 5,000 दे दिए। 5 में भी फिर निकले ना कोई काम चल। फिर हमने कपड़ा दुआ, कुछ टूम दुआ, यानी कि 10-12 हजार रुपये में बजट पड़ा। वो 1,000 रुपये में जीनता है अपना जो घर के जाएगा। बात है कितने साल पहले, ये कौन से सन की बात है? ये बात है 91 की, 92 की, 91 की बात है। और 91, हाँ ठीक है 91 में +1 या 2 में था मैं। तो उस टाइम मैंने दुआ दिए। वो किनौंदा पे उनके पैसे नहीं आए, जिस पे लिए थे उधार उनकी टोक है कि मेरा भी दिमाग खराब, टेंशन हुई वहां से हो गया। घर क्या ना पता भी लग गया, घर के बोले तने यू क्यों स्टेप उठाया, हम थे हम देवा ना लेवा। यानी कि मैंने फिर मेरी सिस्टर पे ले गए पैसे, जिस पे वो नगद लिए थे उसके लौटाए और कुछ उनने वापिस करे, उनमें से उनके दुकानदारों को दिए। यानी वहां से वो सेवा कह लो। और उसके आगे फिर सामाजिक कार्य चलते रहे। बात एग्रीकल्चर की आपने करी। एग्रीकल्चर का ऐसा रहा है, पर मैंने स्टडी छोड़ के और सन 94 में खेती शुरू करी थी। वहां से एक पेस्टिसाइड वाला ऐसे लेके छोटी मोटी दुकान शुरू कर लिया और फिर एग्रीकल्चर का काम शुरू किया। 2005 तक चलता रहा। बीच में और भी दूसरे काम भी करे, मैस भी रखे थे, 7-8 मैस भी रखे कर दे। और 2005 में फिर आप पोल्ट्री लाइन में हम लोग आए। मतलब कि आज दिलबाग सिंह का एक नाम है समाज सेवा के नाम पे, और साथ में पॉलिटिकल में आज दिलबाग सिंह आया हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं खेती बाड़ी से लेकर समाज सेवा से लेकर और अब पॉलिटिकल में दिलबाग सिंह की एंट्री कैसे होगी? पॉलिटिक्स में तो मैं एंट्री नहीं कहूंगा,
क्योंकि पॉलिटिक्स का में आना समाज सेवा से मेरा ये मानना है थोड़ा हमारे को कोई फर्क तो चाहिए। बिना फर्क के शायद इतने हम अपने जेब से कह लो, अपना घर से कह लो, इतना हम लोगों की सेवा, कुछ सेवा ऐसी है, प्रशासनिक सेवा है, सरकारी सेवा है, सरकारी बेनिफिट्स हैं, और प्रशासनिक जो भी काम है वो हम अपने आसपास से नहीं करवा सकते। जो कि प्रशासनिक काम है वो हम सरकार में रह के, हम राजनीतिक में रह के करवा सकते हैं। इसलिए हमने ये सोचा कि हम एक इस फ्रंट का सपोर्ट लेकर और लोगों की जो आज हम अपने पास से करें उससे कहीं ज्यादा सेवा कर सकें। ये मान के चलते हैं कि पॉलिटिक्स में आने का भी एक मेन मकसद दिलबाग सिंडील का समाज सेवा का है। तो इसमें आगे पॉलिटिक्स में उचियाना से हमारे सर्वे के अनुसार 11 टिकट के दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी से। तो इसमें दिलबाग सिंडील की कैसे एंट्री होगी? ये तो मेरा अपना मानना ये है एक कर्म क्षेत्र, ये है ग्राउंड, एक है बाजार। इसमें कितनी दुकानें मार्केट में खुली हैं, चाहे वो अनाज मंडी की बात हो, सब्जी मंडी की बात हो, ये मेन बाजार की बात हो, कहीं कहीं भी जाओ आप, सब अपना अपना भाग्य का खा रहे हैं और अपना वो व्यवहार का उनको मिल रहा है, किसकी सेल कितनी है, किसको बेनिफिट कितना है। इसी प्रकार ग्राउंड है, खिलाड़ी कितने खिलाड़ी खेलेंगे, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो स्कूल है, कितने बच्चे पढ़ेंगे, ना तो सब सक्सेस होते उसमें, और थोड़ा डिस्टेंस जो रहेगा वो ऊपर नीचे का वो रहेगा। ऐसा मानना राजनीतिक में अपना ये है, कर्म करो, एक ईमानदारी से, एक निष्ठा से, एक व्यवहार से, एक मिठास से और संघर्ष से, और लोगों के दिल में जगह बनाकर ही आगे बढ़ना है। और वो सोच के कि निस्वार्थ, ये सोच के कि हमने सेवा ही करनी है, हमारे पीछे कोई लालच नहीं है, जो होना है वो होगा, अपना काम करते रहो। हम इस सोच के ये लगे रहे 11 लोग और हैं, हम ये सोच रहे हैं ठीक है, हमारे जैसे 11 क्यों, 1100 हो, सेवा करने वाले, समाज हित में चलने वाले 1100 लोग हो, ताकि और ज्यादा विकास, और ज्यादा। कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो सिर्फ राजनीति की बातें यहाँ पे करते हैं, ना कि समाज सेवा की या फिर किसानों से जुड़ी हुई या फिर किसानों से जुड़े मामलों के बारे में बात करते हैं। उनसे उनका कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ उनको टिकट चाहिए और राजनीति, दो चीजों से इनको मतलब है। ऐसे लोगों के बारे में जो संदेश आपकी तरफ से क्या रहेगा? बस अपना संदेश क्या रहेगा, वो तो लोगों ने देखना है, जनता ने देखना है, वो कौन किसके हित की बात करता है, आम वर्ग की बात करता है, किसान की बात करता है, खिलाड़ी की बात करता है, स्टूडेंट की बात करता है, या वो महिला की बात करता है, या किसी लड़की की बात करता है। वो मतलब पब्लिक ने देखना है कौन किसके हित में है। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, अपना तो ये कहना है, अपना काम करो। जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन को कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर। अपना कर्म नेक दिल से और नेक मतलब निस्वार्थ से आप काम करो, वो फल अपने आप आएगा। जो जैसा करे करने दो, बस अपना आपको ठीक रखो, अपना आप सही है, सब कुछ सही है। एक ये बात भी मान के चलते हैं, दिलबाग सिंडील यहाँ पे अगर कोई धरना हो या फिर कोई प्रोटेस्ट, किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट हो, दिलबाग सिंडील आगे खड़े मिलता है। तो इसमें कहीं ना कहीं कानून का भय या फिर ऐसा कुछ नहीं रहता कि लोगों को सिर्फ साथ देना दिलबाग सिंडील का, आप कह सकते हैं। ऐसा है, सच्चाई के साथ खड़े हो बना है, कानून का डर किस बात का। यदि गलत काम करोगे तो कानून बख्शेगा, सच्चाई के साथ खड़े होगे तो आपको छेड़ने वाला कौन है। और इन चीजों से डर के आप कभी भी संघर्ष नहीं कर सकते, कभी भी लड़ नहीं सकते, कभी भी अपना हक नहीं मांग सकते। कभी भी हो तो सच्चाई के साथ खड़े हो, और खड़े होंगे तो ऐसा नहीं है कि कानून कुछ उसके खिलाफ चलेगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आगे आने वाले टाइम में उचियाना में और कितने बदलाव, जो हमने पहले भी आपसे पूछा था कि आज फिर उन बदलाव को छोड़कर आज क्या बदलाव की आवश्यकता उचियाना के अंदर है? उचियाना के अंदर सबसे पहले तो शिक्षा की और रोजगार की बदलाव की जरूरत है। शिक्षा होगी तो रोजगार होगा। आज हमारे बेरोजगारी इतनी बड़ी है, बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और शिक्षा के मामले में इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट की बात करा तो परिवहन व्यवस्था लड़कियों के लिए हो चाहे लड़कों के लिए हो, मतलब वो भी सरमराई हुई है बहुत। परिवहन से हमारे याद है अपने उचियाना बस स्टैंड की बात। तो बस स्टैंड के बारे में एक बात ये भी आई थी कि 70 लाख से बस स्टैंड का भी निर्माण होगा, दोबारा निर्माण करवाया जाएगा।
1 महीने का टाइम दिया था, लेकिन उस बात को 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक बस स्टैंड के आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। नजर आया होता ना, लोगों के दिल में इतने नफरत इन लोगों के प्रति ना होती जो हमारे नुमाइंदे हैं, चाहे वो हमारे एमपी साहब हो, चाहे हमारे डिप्टी सीएम हो। अब लोग इतने तंग क्यों आए? तंग इन्होंने किए हैं, काम सुविधा के नाम पर लोगों को इन्होंने असुविधा दी है, लोगों को तंग किया है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इन्होंने जो घोषणा करते हैं घोषणा कागजों में है, और घोषणा है तो उनमें से आधा पैसा वो भ्रष्टाचार में है, वो खाने पीने में है, आधा पैसा किसी की जेब में गया है। वो 70 की बजाय मैं कहूँगा उसमें से 30-40 मुश्किल से लगेंगे, जेब लगेंगे। कल एक बयान आया है, दुष्यंत चौटाला ने बोला कि हम 1-2 नहीं पूरी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उधर वीरेंद्र सिंह का परिवार भी इसी बात को कह रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे उचाना से। तो इसमें दोनों में कितना टकराव आप देख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक देखे तो एक साइड है कांग्रेस पार्टी, उसमें इतना लोगों की तरफ झुका हुआ है, जो बीजेपी और दुष्यंत के बीच में एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसा है, इनकी आज से टकराव, इनका तो बहुत पुराना टकराव है। और रही जेजेपी की बात, 90 तो पहले भी लड़ा था, 90 में से 10 ही आई थी। और इनका वो 10 में से कभी वो एक हटा दो, आप 10 में से एक हटा दो, क्या बचा? 0 बच गई नहीं, 0 आगे इनकी 0 होना है। और मेरा मानना तो ये है, अपने उचाना की बात करा, उचाना में जो दोनों राजघराने हैं, इन दोनों को मिला के आप और साइड में कोई कैंडिडेट ना खड़ा करो, इन दोनों में से एक को ले लो, कोई सा ले लो, मैं किसी एक को पार्टिकुलर नहीं कहूँगा, दोनों में से किसी एक को खड़ा कर लो आप, और उनके सामने कोई कैंडिडेट ना खड़ा करो। लोगों ने ऐसा मन बना रखा है, वो इनको हरा के, मतलब एक कैंडिडेट है सामने, तो जीत किसकी होगी? इसकी होगी। आपसे सवाल है थोड़ा, इन्हीं घरानों में से एक की जीत होगी, मतलब एक खड़ा कर दिया दोनों में से, उनके सामने कोई भी कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ एक ही खड़ा। इनकी खुद की होगी ना? खुद की नहीं होगी, एक नोटा का बटन भी आ रहा है आजकल मशीन में। लोगों ने ये मन बना रखा है, पूरे के पूरे इलाके में यदि हमारे क्षेत्र में विधानसभा उचाना में एक ही कैंडिडेट होगा ना, और वो भी इन दोनों परिवारों में से होगा, उनके खिलाफ नोटा वो बनाएंगे, इनको नहीं बनाएंगे। आज के टाइम में उचाना में एक नई पार्टी की ओर एंट्री होगी, बलराज कुंडू, जन सेवक मंच की। तो इसके बारे में आपके क्या, एक बार फिर से कोई बाहर से आकर उचाना में अपना पैर जमा पाएगा? ऐसा है, जन सेवक मंच हो चाहे कोई भी हो, ये तो सबका राइट है, अपना कोई भी मंच बनाए, कोई भी पार्टी बनाए। वो तो देखो इलेक्शन कमीशन है, उनका काम है, वो मंच बनाए और कोई भी यहाँ से अपना कैंडिडेट भी खड़ा करे, या आप इंडिपेंडेंट खड़ा हो। और मेरा नहीं मानना कि बलराज जी यहाँ कोई अपने पैर जमा पाएंगे। अब की बार लोगों का मूड है नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूरे हरियाणा में कांग्रेस की तरफ मूड है, वह कांग्रेस पार्टी को बनाना है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाना है। सिर्फ लोगों का, सबका, पूरे हरियाणा का ही मूड है। उचाना तो अलग मूड है, और उचाना के साथ साथ पूरे हरियाणा का भी ये मूड है कि कांग्रेस को जिताना है। एक बात आपसे या आपकी तरफ से पूछना चाहेंगे कि जो कांग्रेस के 11 आदमी यहाँ से खड़े हैं, भाई टिकट का मैन दावेदार कौन है? क्योंकि उचाना में मैन यही बनी हुई है बात भी, टिकट मिलेगा तो मिलेगा किसको? टिकट का फैसला तो हाईकमान ने करना है, और हम तो ये किसी के, देखो अपना मानना तो ये है, क्यों दावा करो टिकट का? जिसका रिजल्ट आएगा, निखार आएगा, जैसे हुड्डा साहब ने कहा कि वह सर्वे की बात पे हम वो टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वेट करो, जिसका नाम उछलेगा। आप जैसे पब्लिक में, मतलब जनता जिसको कंधे पे, जिसको सिर पे बिठाएगी, पलकों पे बिठाएगी, उसी को टिकट मिलेगी। मेरे हिसाब तो, मेरा तो ये मानना है। और ज्यादा भूख पाड़ने वाले यहाँ पे हानि, जो भी होगा बस वो होना है। अपना तो ये है, वह काम करते रहो बस। ठीक। तो भाई अपने साथ दिलबाग संडील, और जिस जवाब की हमें उम्मीद थी वो जवाब भी हमें शायद मिल गया है, और आपको भी वो जवाब मिल गया होगा। और आज एक और हम आपको बता दें, उचाना धरने पर दिलबाग संडील द्वारा जो एक समाज सेवा मान सकते हैं आप, तो वहां पर एक कमरे का भी दान करके आए हैं। तो इसके बारे में और 2 बात आप बताई दो, जो आज उचाना धरने पर जो एक कमरा दान किया। ऐसा है, कई दिन पहले यहाँ जो धरना स्थल पर मैं आया था, पहले बहुत सब टाइम आए हैं, कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि भाई दिलबाग,
यहाँ हमारे बैठने के लिए व्यवस्था ठीक सी नहीं है। चाहे बरसात आए, अब वो बढ़ के पेड़ के नीचे बैठे हैं, या धूप की बात हो, गर्मी की बात हो। और मेन बात ये थी सामान रखने की, जैसे उनके मैट है गद्दे नीचे बिछाने के, और जैसे उनके माइक है या इन्वर्टर बैटरी जो सामान है उसके रखने की व्यवस्था नहीं है हमारे पास। यहाँ हमारे लिए एक कमरे की व्यवस्था करवा दें। मैंने आज से करीब 15 दिन पहले उनको ये बोला था कि मैं अपनी तरफ से जो इस पे खर्च आएगा वो अपनी तरफ से दे दूंगा, बनवाना आपका काम, हाँ बनवाओ, जितना खर्च हो वो मेरे को बता देना। कल इनका फोन आया, यहाँ से गया फोन, वो कहने लगे कि जी वो 70,000 के करीब इस पे खर्च आएगा। और मैंने कहा जी मैं कल आऊँगा इस साइड। आज मैंने एक शादी में खेड़ी मुसानिया गाँव में जाना था, और आते आते फिर मैं अपना इनको आके ना वो कह दिया भाई आप अपना पकड़ो और अपना जो बनाना है आपने बनाओ। तो ये बात भी हमारी कन्फर्म होगी है। और आगे दिलबाग संडील के साथ जो भी वार्ता होगी, आगे जो भी हम एक सर्वे भी स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही जल्द, तो उसमें हम इस सर्वे में ये भी देखेंगे किस पार्टी को क्या रुझान रहेगा और किसको टिकट मिलने के ज़्यादातर आसार रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।